रमजान का पहला जुमा और यमन की राजधानी सना में बाद नमाज जुमा अल सालेह मस्जिद, जिसे मिल्लत ग्रैंड मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, वहां लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू हुआ और देखते ही देखते मस्जिद के सामने का विशाल चौक और सड़क भर जाती है। जी हाँ, ये लोग माह मुबारक के मौके पर जमा हुए हैं। वजह खास है, इस बार गजा के लिए दुश्मन इसराइल को चेतावनी तो देना ही है, साथ ही ईरान के लिए भारी जन समर्थन का ऐलान भी करना है। दरअसल ईरान अमेरिका के बीच सीधा टकराव कभी भी मुमकिन है। हो सकता है कि रमजान के महीने में ही जंग छिड़ जाए। यही वजह है कि यमन के हूती फाइटर्स और उनकी समर्थक जनता ने भी अपनी ताकत दिखा दी। पैगाम है कि अमेरिका इस्राइल ईरान को अकेला ना समझे। यमन ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है और जरूरत पड़ने पर जंग में भी उतरेगा। जी हाँ, यमन में अंसारुल्लाह का नेतृत्व पहले ही कह चुका है कि वो ईरान के साथ हैं और अगर किसी भी तरह की हिमाकत हुई तो यमन से मिसाइलें इस्राइल की तरफ गरजने लगेंगी। 2 हफ्ते पहले ही हूती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती भी कह चुके हैं कि इमाम आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। अगर ईरान पर अमेरिका की तरफ से कोई भी कार्रवाई हुई तो वो समंदर में तहलका मचा देंगे। इसके बाद अमेरिका, इस्राइल और उनके दोस्त मुल्कों का एक भी जहाज लाल सागर को पार नहीं कर पाएगा। हूती चीफ ने रमजान से पहले ही अपने पैगाम में साफ कह दिया था कि आज हम इस्लाम के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध देख रहे हैं। इंसान के सभ्य होने के बाद से आज तक हमने मानवता के विरुद्ध इस स्तर पर संगठित और सुसज्जित कार्रवाइयों को नहीं देखा है। शैतान की ताकतें इंसान की आत्मा को खाली कर देना चाहती हैं और उसे जानवर जैसा बना देना चाहती हैं। वो कहते हैं कि अंसारुल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे और रमजान पर सना की सड़कों पर रोजेदारों के हुजूम से ये तय हो चुका है कि अगर अमेरिका ने कोई भी कार्रवाई की तो यमन की तरफ से अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ तगड़ा मोर्चा खुल जाएगा। जन समर्थन ईरान हिमायती अंसारुल्लाह के साथ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि यमन के हूती पहले भी अमेरिका से भिड़ चुके हैं और अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कॉर्ल विल्सन को नुकसान पहुंचाने का दावा करते रहे हैं। वहीं उनकी मिसाइलें इस्राइल की नाक में दम करती रही हैं। यमन के हूती ईरान के पक्के दोस्त माने जाते हैं और यमन ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का अहम हिस्सा है। ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है या फिर हो सकता है कि इस्राइल ईरान पर अटैक कर दे और अमेरिका को इसमें कूदना पड़ जाए। लेकिन इस बीच एक और देश ने अपनी मिसाइलें निकालकर तहलका मचा दिया है। जी हां, नॉर्थ कोरिया ने 50 न्यूक्लियर मिसाइलों को लॉन्चर सहित दुनिया के सामने रखकर अमेरिका को दिखा दिया है कि किसी भी कार्रवाई से पहले 100 बार सोच लें। नॉर्थ कोरिया के चीफ किम जोंग उन ने इसके लिए बाकायदा एक समारोह आयोजित किया, जहां इन 50 न्यूक्लियर मिसाइल वाहनों को दुनिया के सामने लाया गया। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने 2019 में किम जोंग उन की अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ परमाणु कूटनीति अमेरिकी सैंक्शंस के कारण फेल होने के चलते साउथ कोरिया के साथ लगभग सभी बातचीत और सहयोग फिर से रोक दिया है। साउथ कोरिया अमेरिका का करीबी है और नॉर्थ कोरिया कट्टर अमेरिका विरोधी। और इसके बाद ही किम जोंग उन ने न्यूक्लियर रॉकेट लॉन्चर की कतारें लगा दी और अमेरिका और उनके समर्थकों को यह पैगाम दे दिया कि दुनिया के इस हिस्से से अमेरिका को चैलेंज मिलता रहेगा और नॉर्थ कोरिया अमेरिकी शर्तों और मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। ये नॉर्थ कोरिया के सुप्रीमो किम जोंग उन के बढ़ते परमाणु सक्षम छोटी दूरी के हथियारों के जखीरे का हिस्सा हैं।
जो अमेरिका समर्थित साउथ कोरिया की मिसाइल रक्षा को काउंटर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस मौके पर किम जोंग उन ने सिर्फ इतना कहा, शानदार। कहा जा रहा है कि ये रॉकेट लॉन्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत गाइडिंग तकनीकों से लैस हैं, जो रणनीतिक मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किए गए हैं और नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर ताकत का प्रतीक बताए जा रहे हैं। अभी 4 महीने पहले भी नॉर्थ कोरिया ने अपने नेशनल डे के मौके पर शक्ति प्रदर्शन किया था। राजधानी प्योंगयांग में खुद किम जोंग उन मौजूद थे। इस दौरान नॉर्थ कोरिया ने अपने घातक हथियार दिखाए थे। कहा जा रहा है कि दुनिया में 2 मोर्चों से अमेरिका को सीधी ललकार मिलती है। एक है ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन अमेरिका की शर्तों और दबाव के आगे तन कर खड़े होने का दावा करते हैं। सवाल यह भी उठता रहा है कि क्या नॉर्थ कोरिया तकनीक के मामले में ईरान का मददगार है या फिर ईरान की तकनीक नॉर्थ कोरिया में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर ईरान अमेरिका जंग होती है तो उसमें नॉर्थ कोरिया की भूमिका क्या होने जा रही है, इसका ट्रेलर भी दिखने लगा है और ये चर्चा का विषय भी बन गया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में किस तरह से नरसंहार मचाया, कैसे निहत्थे लोगों की जान ली, ये किसी से छिपा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ने इजराइल की इस घिनौनी करतूत को अपनी आंखों से देखा। ये भी देखा कि कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे अनाथ हो गए और यही वजह है कि गाजा पट्टी आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, इजराइल ने 3 सालों में गाजा की सरजमीन को कब्रगाह बना दिया। इतना ही नहीं, इजराइल और हमास में सीज फायर होने के बावजूद इजरायली फौज लगातार बेगुनाह फिलिस्तीनियों को निशाना बनाती रही है। यही वजह है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार पर नस्ली नरसंहार के आरोप भी लगते रहे हैं। इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। इजरायली फौज की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाजा का 90% बुनियादी ढांचा नेस्तनाबूद हो गया है। कई लोग अभी भी अपनों को तलाश रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वह जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं। गाजा को लेकर अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। इजराइल ने 10,800 से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनियों को अवैध ढंग से डिटेंशन सेंटर में कैद किया हुआ है, जबकि 2025 के आखिर तक 10,914 फिलिस्तीनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से कई नाबालिग बच्चे, औरतें भी इसमें शामिल हैं। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि अनलॉफुल कॉन्वेंट्स का हवाला देते हुए 1200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गुपचुप तरीके से गायब कर दिया गया। उनमें से अभी तक कई लोगों को पता ही नहीं चला कि वह किस हाल में। बाकी बचे लोगों का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, ना ही ये बताया गया कि उन्हें किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया। अनलॉफुल कंपोनेंट्स के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्यादातर डॉक्टर, पत्रकार, मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ता समेत आम सिविलियन भी शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पट्टी में जारी राहत और बचाव कामों के बावजूद अभी भी 8,000 से ज्यादा शव ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। यह जानकारी इलाके की सिविल डिफेंस एजेंसी ने दी है। सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसाल ने कहा कि सर्च और रेस्क्यू टीमें बेहद मुश्किल हालात में काम कर रही हैं। सीमित संसाधनों और उपकरणों की कमी की वजह से कई आपदा स्थलों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। फिलिस्तीनियन इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि PIC की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि भारी मशीनों और तकनीकी क्षमताओं की कमी पीड़ितों के शव निकालने में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। महमूद बसाल ने कहा कि 3,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और ये स्पष्ट नहीं है कि वे जिंदा हैं या फिर मारे गए या फिर हिरासत में हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लंबे समय तक मलबा हटाने में देरी होने की वजह से सैकड़ों शव सड़ चुके हैं। स्थिति सुरक्षा जोखिमों और लॉजिस्टिक समस्याओं की वजह से है और मुश्किल हो गई है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के मुताबिक गाजा में कम से कम 61 मिलियन टन मलबा अभी भी जमा हुआ है, जिसमें से काफी हिस्सा संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है। संगठन ने चेतावनी दी है कि औद्योगिक कचरा या फिर भारी धातुओं से प्रदूषण का उच्च जोखिम हो सकता है अगर इसे सावधानी से नहीं हटाया गया। UNDP ने कहा कि कुल तबाही का लगभग 2/3 हिस्सा संघर्ष के पहले 5 महीनों में हुआ, जबकि मौजूदा सीजफायर से पहले के महीनों में भी नुकसान जारी रहा है। मलबा हटाने की प्रक्रिया में 7 साल तक का समय लग सकता है और इसके लिए व्यापक पुनर्निर्माण प्रयासों के तहत भारी फंडिंग की जरूरत होगी। बीते 9 फरवरी को अल जजीरा की एक जांच में गाजा में कथित तौर पर 2800 से ज्यादा ऐसे मामलों का जिक्र किया गया जिनमें शवों के जमा होने का जिक्र हुआ है। आपको बता दें 7 अक्टूबर 2023 से अब तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।